आज हम एक ऐसी गहन चर्चा करने वाले हैं जो थोड़ा हटके है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही फायरवॉल या फिर लंबे चौड़े पासवर्ड्स। हाँ, यानी पूरा फोकस बचाव पर होता है। लेकिन आज हम ना इसके बिल्कुल उलट दिशा में सोचने वाले हैं। आज हमारा फोकस है ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर। जिसका सीधा सा मतलब है खुद पर हमला करके देखना। एग्जैक्टली, अपनी ही सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। और इस चर्चा के लिए जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो है वेबस्प्लॉइट मास्टरी, कंट्रोल्ड नेटवर्क अटैक सिमुलेशन एंड डिफेंस। इस मटेरियल का मेन मिशन ये समझना है कि कैसे एक नियमित और सुरक्षित वातावरण में साइबर हमलों का सिमुलेशन किया जा सकता है, जिससे हम रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स की सुरक्षा को काफी मजबूत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये किसी बोरिंग मैनुअल जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक डिजिटल डिटेक्टिव या एथिकल हैकर के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। इसे ना एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग। अरे हाँ, फ्लाइट सिमुलेटर वाला कॉन्सेप्ट। वही ना। एक नया पायलट पहले ही दिन असली जहाज में बैठकर आसमान में नहीं उड़ जाता। वो सबसे पहले एक फ्लाइट सिमुलेटर में घंटों ट्रेनिंग लेता है। वहां वो इंजन फेल होने से लेकर खराब मौसम तक हर इमरजेंसी का सामना करता है, ताकि जब असली जहाज उड़ाने की बारी आए तो किसी गलती से नुकसान ना हो। सही कहा। साइबर सिक्योरिटी में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला लगता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पायलट वाले एग्जाम्पल को अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी पर अप्लाई करें तो एक सिमुलेटर की अहमियत वहां सबसे ज्यादा होती है जहां रिस्क मार्जिन जीरो हो। साइबर की दुनिया में ना एक गलती सिर्फ एक एरर कोड नहीं होती, वो पूरा सेंसिटिव डेटा का ब्रीच हो सकता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल नुकसान या पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो सकता है। इसलिए किसी भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी टूल को यूज करने से पहले सबसे पहला कदम है एक सुरक्षित लैब एनवायरनमेंट बनाना, जिसे टेक भाषा में सैंडबॉक्स भी कहते हैं। सैंडबॉक्स यानी वहां कुछ भी करो बाहर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका मकसद ही यही है कि टेस्टिंग या मैलवेयर एनालिसिस का असर सिर्फ उस छोटी सी दुनिया तक रहे। जो सोर्स हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें वीएम्स यानी वर्चुअल मशीन्स का जिक्र है। वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर की मदद से एक फिजिकल मशीन में कई ओएस चलाए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम बना लेना ही तो काफी नहीं होगा ना। मेरा मतलब है आइसोलेशन की जरूरत पड़ेगी। वही तो। अगर उस वीएम के अंदर कोई खतरनाक एक्सप्लॉइट टेस्ट हो रहा है तो वो वहां से निकलकर ऑफिस के मेन नेटवर्क में भी तो फैल सकता है। यहीं पर नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स का रोल सबसे बड़ा होता है। वीएमवेयर या वर्चुअल बॉक्स में डिफ़ॉल्ट सेटिंग आमतौर पर नेट पर होती हैं, जो वीएम को इंटरनेट एक्सेस दे देती है। जो कि ऐसी लैब में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बेहद बड़ी गलती। इसलिए इन वीएम्स की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर एक इंटरनल नेटवर्क या होस्ट ओनली ऑप्शन चुनना पड़ता है। इससे सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल स्विच बना देता है। यानी वीएम्स आपस में तो बात कर सकती हैं, लेकिन ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, उनका ट्रैफिक बाहर की फिजिकल दुनिया या इंटरनेट राउटर तक पहुंच ही नहीं सकता। रास्ता वहीं ब्लॉक हो जाता है। यहाँ सबसे हैरानीज बात यह है कि ये जो हम एक आभासी मात्र दुनिया बनाते हैं, ये बिल्कुल असली दुनिया की तरह काम करती है। वहाँ सब कुछ रियल लगता है। हाँ, उस आइसोलेटेड नेटवर्क में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स वैसे काम करते हैं। एक्सप्लॉइट्स बिल्कुल असलियत की तरह एग्जीक्यूट होते हैं। बस फर्क ये है कि उस धमाके की आवाज सैंडबॉक्स के बाहर नहीं आती। इसमें एक और टेक्निकल डिटेल जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी स्नैपशॉट फंक्शनैलिटी। जब हम खुद पर हमला कर रहे हैं तो सिस्टम क्रैश होने का डर तो रहता ही है। वो तो तय है। तो ये स्नैपशॉट फीचर ना किसी वीडियो गेम के सेव स्टेट या अंडू बटन की तरह है। टेस्टिंग शुरू करने से पहले लैब का एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है, ताकि अगर कोई रजिस्ट्री करप्ट हो जाए तो सिस्टम दोबारा इंस्टॉल ना करना पड़े। बिल्कुल, बस एक क्लिक से सिस्टम तुरंत अपनी पुरानी फ्रेश स्थिति में वापस। ये नए लोगों को बिना डर के टूल्स ट्राई करने की आज़ादी देता है। और वही आज़ादी सीखने के प्रोसेस को फास्ट करती है। लेकिन इस लैब के साथ एक बहुत क्लियर वार्निंग भी जुड़ी है, लीगल यूज और आधिकारिक टेस्टिंग। हाँ, ऑथराइजेशन के बिना तो सब गलत है। अपना वर्चुअल लैब बनाना अलग बात है, पर किसी रियल नेटवर्क पर बिना रिटन परमिशन एक सिंगल पिंग रिक्वेस्ट भेजना भी साइबर क्राइम के दायरे में आ सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लैब तैयार हो चुकी है, आइसोलेशन सेट हो गया है और सेफ्टी नेट्स भी लग चुके हैं, पर इस खाली मैदान में हमला करने के लिए हथियार कहाँ से आएगा? यहाँ एंट्री होती है वेबस्प्लॉइट की। हाँ, डॉक्यूमेंट में वेबस्प्लॉइट को एक मुख्य फ्रेमवर्क के रूप में पेश किया गया है। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए।
जिसे उबुंटू जैसे लाइनेक्स सिस्टम में एप्ट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करते हैं। पर आखिर लाइनेक्स ही क्यों? लाइनेक्स को चुनने की सबसे बड़ी वजह है कंट्रोल। ये एक अटैकर को नेटवर्क स्टैक के उस लेवल पर एक्सेस देता है जो विंडोज या मैकओएस में आसानी से नहीं मिलता। कस्टम पैकेज क्राफ्ट करना हो, लाइनेक्स बेस्ट है। और एप्ट पैकेज मैनेजर सारी डिपेंडेंसीज एक साथ इंस्टॉल कर देता है। एक बार फ्रेमवर्क सेट हो जाए तो उसमें नेटवर्क, स्कैन और एक्सप्लॉइट जैसे मॉड्यूल्स मिलते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए स्कैन मॉड्यूल से शुरुआत करना सबसे लॉजिकल स्टेप है। ये जासूसी वाला फेस है, हमले से पहले मैप तैयार करना। स्कैन मॉड्यूल देखता है कि कौन से आईपी एड्रेसेस लाइव हैं। लेकिन सिर्फ लाइव होस्ट ढूंढना काफी नहीं है ना। असली चीज तो उन पर खुले हुए पोर्ट्स और सर्विसेज ढूंढना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले घर ढूंढना और फिर देखना कि किस घर की खिड़की खुली है। ये खिड़की वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। एक ओपन पोर्ट का मतलब है कोई सर्विस बाहर की दुनिया से बात करने का इंतजार कर रही है, जैसे कोई वेब सर्वर पोर्ट 80 पर हो। और वेबस्प्लॉइट का स्कैन मॉड्यूल उन सर्विसेज का वर्जन भी चेक करता है। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर पुराना है और उसमें कोई जानी मानी कमजोरी है, तभी एक अटैकर अंदर घुस सकता है। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तब बारी आती है एक्सप्लॉइट मॉड्यूल की। यही पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग एक्सप्लॉइट और मैलवेयर को एक समझ लेते हैं, जबकि एक्सप्लॉइट वो कोड है जो उस खुली खिड़की का फायदा उठाता है। यानी एक्सप्लॉइट वो चाबी है जो अंदर घुसने का रास्ता बनाती है। और एक बार रास्ता बन गया, तब जो पेलोड अंदर ड्रॉप होता है, चाहे रैंसमवेयर हो, उसे मैलवेयर कहते हैं। वेबस्प्लॉइट का एक्सप्लॉइट मॉड्यूल उन्हीं कमजोरियों पर वॉर करता है जो स्कैनिंग में ढूंढी गई थी। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत जोर है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। यही लाइन एक रैंडम हैकर और प्रोफेशनल टेस्टर को अलग करती है। अगर अटैक सक्सेसफुल हो गया पर याद नहीं कि कौन सा पेलोड यूज किया था, तो उस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। हर स्कैन रिजल्ट और एक्सप्लॉइट का रिकॉर्ड रखना लाजमी है, क्योंकि मकसद सिर्फ सिस्टम तोड़ना नहीं, समझना है कि टूटा कैसे। तो अब टारगेट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन असली काम तो अटैक के बाद शुरू होता है। हाँ, पोस्ट अटैक एनालिसिस ही वो ब्रिज है जो हमें बचाव की तरफ ले जाता है। इसके लिए वायर शॉक जैसी टूल्स यूज होते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियरिंग में बहुत फेमस है। बिल्कुल। जब हमला होता है तो डेटा के छोटे पैकेट्स नेटवर्क केबल के जरिए जाते हैं। वायर शॉक इन पैकेट्स को रियल टाइम में कैप्चर कर लेता है। उन्हें खोलकर देखने से अटैक का डिजिटल फुटप्रिंट सामने आ जाता है। यानी एक तरह से नेटवर्क पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। पर वायर शॉक का डैशबोर्ड तो मैट्रिक्स मूवी जैसा लगता है। हजारों पैकेट्स हर सेकंड। तो हमले वाली निशानियां कैसे आइडेंटिफाई होती हैं? नीडल इन अ हेस्टैग ढूंढने जैसा काम है। इसलिए फिल्टर्स लगाते हैं। जब एक्सप्लॉइट रन होता है तो नेटवर्क ट्रैफिक में अचानक अनयूजुअल स्पाइक आता है। जैसे बफर ओवरफ्लो अटैक में एक ही सोर्स से हजारों पैकेट्स। सही कहा। दूसरी चीज है अनोमलस प्रोटोकॉल्स। अगर स्टैंडर्ड वेब सर्वर पर अचानक कोई रिमोट शेल प्रोटोकॉल कनेक्ट होने की कोशिश करे तो वो क्लियर इंडिकेटर है। लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक से सिर्फ आधी पिक्चर मिलती है। बाकी आधी मिलती है सिस्टम लॉग से, जो ओएस की पर्सनल डायरी होते हैं। हर लॉगिन या क्रैश टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड होता है, पर वहां भी हजारों लाइंस होती हैं। यहाँ नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम लॉग्स का कोरिलेशन काम आता है। अगर वायर शॉक में 2:15 पर स्पाइक आया तो ठीक उसी वक्त के सिस्टम लॉग्स फिल्टर किए जाते हैं। तब सारी चीजें क्लियर होती हैं। दिख जाता है कि उसी वक्त कोई सर्विस रीस्टार्ट हुई या अनऑथराइज्ड एडमिन यूजर बना। हाँ, जब दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तब अटैक की पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये सिमुलेशंस रियल वर्ल्ड में नेटवर्क को महफूज बनाने में कैसे मदद करते हैं? क्योंकि गोल तो डिफेंस ही है ना। एग्जैक्टली। मकसद डिफेंस को प्रैक्टिकल एविडेंस पर बेस्ड फाउंडेशन देना है। जब पता हो कि अटैकर किस दरवाजे से आएगा, तभी वहां मजबूत ताला लग सकता है। सोर्स में 3 डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं। पहली है पैच मैनेजमेंट, यानी सिस्टम को कंटिन्यूअसली अपडेट करना। हाँ, अगर वेबस्प्लॉइट से पता चले कि पुरानी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो सकती है तो अपडेट करके उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर दो। दूसरी स्ट्रैटेजी है नेटवर्क सेगमेंटेशन। एक बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे सबमरीन के कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल। अगर एक हिस्से में पानी भरे तो उसे लॉक कर देते हैं। नेटवर्क में भी एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बाकी डेटा बचा रहता है। और तीसरी लेयर है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, यानी आईडीएस। सिमुलेशन से मिले पैकेट सिग्नेचर्स का यूज करके आईडीएस को ट्रेन किया जाता है, जो पेरीमीटर पर चौकीदार की तरह सस्पिशियस गतिविधि पर अलार्म रेज करता है।
ताकि रियल टाइम में अटैक रोके जा सकें। लेकिन ये सारे टूल्स एक डबल एज स्वॉर्ड हैं। इनका गलत यूज भी हो सकता है। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये सारी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी बिना प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बेकार और डेंजरस हैं। ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इस प्रोफेशन की जान है। ऑथराइजेशन यानी पेपर पर साइंड परमिशन, उसके बिना ये साइबर क्राइम है। और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सेंसिटिव डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रखना। और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का मतलब अगर नई कमजोरी मिले तो पहले ओनर को प्राइवेटली बताओ, पब्लिक करने से पहले उन्हें पैच बनाने का वक्त दो। यही रूल्स इसे कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। इस अप्रोच का कोर लेसन है एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कंटिन्यूअस साइकिल में टेस्ट करना और सिक्योरिटी पॉलिसीज अपडेट करना। हमले का इंतजार करने के बजाय प्रोएक्टिवली वीक पॉइंट्स फिक्स करना। इस चर्चा से साफ है कि सिर्फ ढाल लेकर खड़े रहना काफी नहीं, तलवार चलाना सीखना भी जरूरी है। इससे प्रिपरेशन बढ़ती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हमने इन नोन वल्नरेबिलिटीज का सिमुलेशन किया जो वेबस्प्लॉइट के डेटाबेस में है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो है जिसे हम नहीं जानते, जैसे कि जीरो डे अटैक्स। ये वो हमले हैं जिन्हें आज तक किसी ने देखा ही नहीं, जिनका कोई पैच नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा ये परफेक्टली इंजीनियर्ड लैब एनवायरनमेंट हमें आने वाले कल के उन अनजाने खतरों के लिए पूरी तरह तैयार कर सकता है, या फिर डिफेंडर हमेशा अटैकर से एक कदम पीछे ही रहेगा? एक ऐसी रेस जहां फिनिशिंग लाइन हमेशा आगे बढ़ती रहती है।